गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो माय नेम इज अमृता मिश्रा एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हम डिस्कस करेंगे 100 एमसीक्यूज ऑफ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो ठीक है, और देखिए ये बीकॉम के लिए है, बीकॉम का जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस और भी बच्चे चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो 99 का हमारा टेस्ट सीरीज मिल रहा है, वो जाके बच्चे परचेज कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, व्हेन यू विल गिव योर एग्जामिनेशन देन यू विल फाइंड आउट कि आपको मतलब आप जो क्वेश्चंस आपने टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट किया था वही आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। ठीक है, और फर्दर इन्फॉर्मेशन कि अगर बच्चे बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि अपने बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम, एनईपी का एक स्ट्रक्चर वे में अच्छे से तैयारी करना और चाहते हैं मैक्सिमम मार्क्स गेन करना अपने एग्जामिनेशन में, तो अभी जाके परचेज कर सकते हैं कोर्सेज फ्रॉम एलियो अपडेट ऐप फॉर 599 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन है कि अगर टेस्ट सीरीज आपको लेना है, ऐसा क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 99 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप इन डेप्थ क्या चाहते हैं, अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप जाके 599 रुपीज़ ओनली का आप क्या कर सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, अपने एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो ये 100 एमसीक्यू होगा हमारा बीकॉम एनईपी सेमेस्टर 2 से रिलेटेड है। ये बाई लैंग्वेज होगा, हम समझाएंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इतने कोर्सेज़ का अगर जो भी चाहते हैं बच्चे अच्छे से तैयारी करना तो वो जाके परचेज कर सकते हैं कोर्सेज। ठीक है, वो कोर्सेज आपको कितने का मिलेगा, 599 रुपीज़ का। ठीक है, और अगर बच्चे चाहते हैं टेस्ट सीरीज लेना तो टेस्ट सीरीज बैच आपको मिल जाएगा कितने में, @99 रुपीज़ का। ठीक है, हर सब्जेक्ट का, तो अभी जाके परचेज कर सकते हैं। और हर टेस्ट सीरीज में आपको क्या हुआ, 10 टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। ठीक, चलिए आप एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है कि आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो किस ईयर में आया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 सितंबर 1982 में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था। ठीक है, तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था इसके तहत आपको क्या क्या बताया गया था कि क्या हमारा सबसे पहले कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मीन्स क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अगर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है या एग्रीमेंट में आना चाहता है। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि हमें कोई एग्रीमेंट करना है, तो उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो चीज़ें। ठीक है, मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी सारे हमारे लॉ हैं, ठीक है, लॉ हैं, जो भी हमारे सारे सेक्शंस हैं वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो 1 सितंबर 1872 में आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो देखो जो हमारा क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आया था 1872 में, और उनका फोर्स कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट वो कब हुआ था, 1 सितंबर 1872। अगर आपको न्यूमेरिक फॉर्म में पूछे कि हमें पर्टिकुलर डेट बताना है तो 1 सितंबर 1872 में आया था। ठीक है, अब ये सारे अप्लाई पे इंडिया, मतलब पहले क्या होता था कि जो भी लॉ होते थे सिर्फ हमारे इंडिया पे, सारे होल इंडिया पे अप्लाई होते थे, बट जम्मू एंड कश्मीर को निकाल दिया जाता था। बट अब ये क्या है, होल इंडिया पे अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 2H, ठीक है, जितने भी हमारे सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेक्शन 2H जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्या डिफाइन करता है। तो सेक्शन 2H में हमारा डिफाइन किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्जैक्टली होता क्या है। तो सेक्शन 2H में हमारा बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन की, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2H में, और बताया गया कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जाता हो, ठीक है, जो इन द आई ऑफ लॉ अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता हो और वो इन्फोर्स किया जाता हो लॉ द्वारा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो दो चीज़ें हमारे होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा तभी होगा जब हमारा क्या हो, सबसे पहले इन्फोर्सिएबल होना चाहिए किसके द्वारा, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं तभी हमारा क्या बनेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि इन्फोर्सिबल होना चाहिए लॉ द्वारा, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे पूछा कि अगर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसमें से क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फी कंसेंट होना, या लॉफुल कंसिडरेशन होना, या राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन होना, या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के सहमति से होना चाहिए। जैसे दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कि कोई एक चाहता नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना फिर भी ज़बरदस्ती करना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये लीगल नहीं माना जाएगा। फ्री कंसेंट होना मीन्स दोनों सेम थिंकिंग पे, दोनों एक दूसरे की थिंकिंग पे एग्री करते हैं और वो चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे आना, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये जरूरी है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए कि जो भी हमारा कंसिडरेशन है बदले में, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में जो भी कंसिडरेशन हो रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो जरूरी चीज़ है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जो भी पार्टी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे से, तो उनके वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल हो। ऐसा ना हो कि कोई माइनर इंटर कर रहा हो कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा पर्सन हो जो ऑलरेडी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर लिया हो जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट नहीं, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो लीगल नहीं माना जाएगा। तो यही कहा गया है कैपेसिटी टू पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पर्सन जो होना चाहिए वो कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें हमारा क्या है, एसेंशियल नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल नहीं है, लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, वाइड होगा, ठीक है। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो हमारा क्या होगा, जो इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है लॉ द्वारा, वो वाइड माना जाएगा, ठीक है। तो ये किस में बोला, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में ये बोला गया कि कोई भी एग्रीमेंट, ये सेक्शन याद रखना, ये बोला गया कि कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है, वो बिगनिंग से ही क्या होता है, गलत होता है, वो बिगनिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, ये वॉइड माना जाता है, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे ही नहीं, तो इसको बोलते हैं क्या, वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, तो कोई भी प्रपोजल है, ठीक है। आपको क्या हो रहा है, आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, तो एक पर्सन है, दो पर्सन है, वो आना चाह रहे हैं किसी पार्टी में, तो दो पर्सन है, ठीक है। ये आपको क्या करेंगे, प्रपोजल देंगे, ठीक। अब आपको प्रपोजल देंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, अगर इनका माइंड मैच कर रहा हो, चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में होना, तो ये इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस प्रपोजल को, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रपोजल जो अदर पार्टी द्वारा एक्सेप्ट किया जाता हो तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रपोजल आपको भेजा गया और अदर पार्टी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखना हो। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन बी बताता है कि कोई भी प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, कोई भी प्रपोजल हो जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे रही है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया हो तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉमिस बन जाएगा। अब देखो प्रॉमिस, ये सब छोटा छोटा कीवर्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रॉमिस प्लस, प्रॉमिस में क्या होना चाहिए, प्लस हमारा कंसिडरेशन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक। प्रॉमिस में हम क्या कर देंगे, कंसिडरेशन ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, ठीक है। तो अग्रीमेंट हमारा क्या होता है, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में हम कर देंगे इन्फोर्सिएबिलिटी, जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जा रहा है पर्टिकुलर एग्रीमेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कोई भी चीज़ें आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड कब लगता है आपको, जब आप कोई भी चीज़ें बार बार रिवीजन नहीं करोगे, आप इसमें क्वेश्चंस बार बार क्या करोगे, रिवाइज करते जाओगे, अच्छे से करते जाओगे, तो आपको क्या होगा, आदत हो जाएगा उस चीज़ का, ठीक है। तो ट्राई करो कि आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका माइंड क्लियर होता जाएगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और फ्यूचर में चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन हमने किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसका, तो फट से आप जैसे ही आंसर देखोगे, बात मानो मेरी, आप तुरंत टिक कर दोगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिनिमम एज ऑफ इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए आपका, मिनिमम 18 ईयर तो आप होने चाहिए, ठीक है। माइनर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो एज पर सेक्शन 11 ये बताया गया कि एक पर्सन, ठीक है, एज ऑफ मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वो एज ऑफ मेजॉरिटी कितना है, 18, ठीक है। एग्रीमेंट जो माइनर के साथ है वो माना गया कि वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो से है, ठीक है। अगर कोई भी माइनर है उसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है तो वो शुरुआत से ही वॉइड माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो मीन्स इनिशियल से ही वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। लाइक हमारा जो मोहरी बीबी वर्सेस
धर्मोदास घोष का एक केस था, केस स्टडी, ठीक, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया आपसे क्या कि कंसिडरेशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, ठीक है, ऐसा कोई कंसिडरेशन जो कोई कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन ने बोला कि ए पर्सन है, यहाँ पे ए ने बोल रहा है कि हमारी एक कार है, हम आपको कार सेंड करना चाहते हैं जिनका कि 5 लाख रुपए वैल्यू है, हम 5 लाख रुपए में आपको सेंड करना चाहते हैं, इनको प्रपोजल दे रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला ठीक है हम 5 लाख में आपका कार लेंगे, ठीक है, ये इस प्रपोजल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। अब ये 5 लाख यहाँ पे क्या है, 5 लाख यहाँ पे क्या है, ये 5 लाख जो है ये क्या है, कंसिडरेशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, कंसिडरेशन। तो समथिंग इन रिटर्न, ठीक, अगर हम एग्रीमेंट करें उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, वो हमारा क्या है, कंसिडरेशन। तो ये क्या होता है, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बदले में व्हाट यू आर आपको क्या मिल रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा कंसिडरेशन। तो याद रखना कि सेक्शन 2 सबसेक्शन डी बताता है हमारा कि डिफाइन करता है किसको, कंसिडरेशन को। ये भी आपको सेक्शन भी याद रखना है कि बताया गया कि समथिंग इन रिटर्न, ठीक, मीन्स इसको क्या माना जाता है, अब इसको दूसरे नाम से जाना जाता है क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो के नाम से, जिनको कि हम बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है, कि क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, तो समथिंग इन रिटर्न होता है, ठीक है। कैन बी एक्ट, ठीक है, ये कोई एक्ट हो सकता है, ठीक, कोई प्रॉमिस हो सकता है, जो आप एग्रीमेंट में आने के लिए कोई प्रॉमिस करोगे, मीन्स अगर आपने क्या किया कि अगर आप एग्जामिनेशन में इतना मार्क्स लाए तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको पार्टी देंगे, तो आपका कंसिडरेशन एग्रीमेंट हो गया, तो एग्रीमेंट का कंसिडरेशन क्या है, प्रॉमिस आपने किया है कि हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है, तो ये भी हमारे कंसिडरेशन हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखो कॉन्सिक्वेंसेस एड आइटम मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस एड आइटम, देखो जैसे क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, वैसे कंसेसस एट आइटम का मतलब होता है हमारा क्या, मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक। तो देखो अगर मीन्स अगर क्या है कि एक ए आदमी है, ठीक है, ए नाम का आदमी है और वो बी को सेल करना चाहता है कार, और बी भी आदमी है, वो कार को परचेज करना चाहता है। अब देखो दोनों का माइंड सेम है, दोनों का माइंड सेम थिंग पे मैच कर रहा है कि हाँ उसके कार बेचना है, इन्हें कार सेल करना है, ठीक है, उन्हें कार सेल करना है, इन्हें कार परचेज करना है, ठीक है। और अब बात आती है कंसिडरेशन की कि आप 5 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं, तो जो ए है 5 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं, अब बी क्या कर रहा है, 5 लाख रुपए में लेने के परचेज करने के लिए वो रेडी हो गए, ठीक है। तो क्या है, दोनों का माइंड सेम थिंग पे मैच कर गया, तो इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस एट आइटम, मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, मीन्स दोनों लोग रेडी हैं, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ माइंड होता है सेम थिंग पे सेम सेंस में, सेम चीज़ों पे सेम सेंस में दोनों लोग तैयार हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक जो पर्सन हो वो एग्री हो सेम थिंग पे इन द सेम सेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है, और कॉन्सेशंस एट आइटम बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये एन एग्रीमेंट मेड अंडर कोअर्सियन, तो कोअर्सियन का मतलब होता है, देखो कोअर्सियन हो गया, फ्रॉड हो गया, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब क्या होता है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हमारा हो गया, ठीक, और मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, कॉर्सियन हो गया, ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसके अंदर में आते हैं, वॉइडेबल होते हैं, एक होता है वॉइड, एक होता है वॉइडेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, देखो एग्रीमेंट कॉज बाय कोर्सियन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, ठीक है, जो एग्रीड पार्टी है, जैसे कि आपको कोई धमका के आपके साथ कोई मीन्स आपसे जानबूझ कोई फ्रॉड करके आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, आपको कोई धमका चमका के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, तो ये सब क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो कोर्सियन मतलब कमिटिंग और थ्रेटनिंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, ठीक है।
तो ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिड किया गया है आईपीसी द्वारा, ठीक है, आपको धमकाया जा रहा है, आपको क्या किया जा रहा है, आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आइए, तो ये हमारा क्या है, ये कोर्सियन कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये हमेशा स्टार्टिंग से ही वॉइडेबल होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा और इसको सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। अब देखो नेक्स्ट देखिए, फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। अब फ्री कंसेंट किसके अंडर, सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया, तो सेक्शन 14, ठीक है। तो इसको तो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। तो देखो सेक्शन 40 डिफाइन करता है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट का कब होगा, जब ये फ्री कंसेंट कब होगा, जब ये कॉज नहीं किया गया हो, जब उससे रिलेटेड ना हो, ना ये फ्रॉड से रिलेटेड हो, ठीक, ना ये कोर्सियन से रिलेटेड हो, ना कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ना कोई फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन भी ना हो, या मिस्टेक से भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया। तो अगर इन चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमेशा अवॉइडेबल होती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्री कंसेंट है, ठीक है। दोनों लोग रेडी आपस में सहमति से कर रहे हैं, ना कि कोई किसी को धमकाया चमकाया, ना किसी को कोई झगड़ा से कर रहा है, ना कोई किसी के मिस्टेक से कर रहा है, ना किसी को कोई थ्रेट कर रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, फ्री कंसेंट से हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लॉ इन फ्री कंसेंट। अब इसमें बोला कि इसमें से कौन सा फ्लॉ नहीं है फ्री कंसेंट में। तो कोर्सियन हमारा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी है, फ्रॉड भी है। तो एक प्राइविटी जो होती है, प्रीविटी, ये हमारा कोई भी फ्लॉ नहीं है फ्री कंसेंट में, ठीक है। फ्री कंसेंट तब माना जाएगा जब इसमें ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो प्रीविटी ये क्या है, डॉक्ट्रिन होता है जो कि बोलता है ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, ठीक। जो पार्टी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर इन केस पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ए बी, दो पार्टी हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अब ए ने अपने प्रॉमिस किया, वो दोनों प्रॉमिस नहीं उन्होंने निभाया या कुछ भी किया, तो इसमें क्या है, जो सिर्फ पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रीविटी। जो हमारा होता है वो बोलता है कि ओनली पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, नॉट अ फ्लॉ इन कंसेंट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक ऐसे पर्सन के साथ जो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो वॉइड माना जाएगा पहले से ही। अनसाउंड माइंड मतलब कि वो अनसाउंड, अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, तो वो इनकम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है और इसको हमेशा से वॉइड ही माना जाता है, ठीक है। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो ऑफर होता है वो किसको कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ऑफरी को, ठीक। ऑफरी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सेक्शन 4 में बताया गया था कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। ये बोला गया था कि जो कम्युनिकेशन है, आप जो प्रपोजल को कम्युनिकेट कर रहे हो वो तभी कंप्लीट माना जाएगा जब जिस पर्सन को आप दे रहे हो, ठीक है, जिस पर्सन को आप प्रपोजल दे रहे हो उनको नॉलेज हो कि हाँ ये हमें प्रपोजल मिल रहा है, उनको सारी चीज़ों का पता हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज। अगर आप इन्विटेशन टू ऑफर दे रहे हो तो वो क्या है, नॉट एन ऑफर, ठीक है। एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, सिर्फ आप ऑफर के लिए इनवाइट कर रहे हो बाहर से, आप पर्टिकुलर कुछ करने, तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो इन्विटेशन टू ऑफर में क्या आता है, शॉप डिस्प्ले, आप साबुन को दिखा रहे हो, साबुन के बारे में बता रहे हो, या आप एड्स दिखा रहे हो या ऑप्शन, तो आप सिर्फ ऐड दिखा के कस्टमर को सिर्फ इंकरेज कर सकते हो, ये ऑफर आप नहीं दे रहे हो, इसको ऑफर नहीं माना जाएगा 100%, ठीक है। लाइक फार्मास्यूटिकल केस, सोसाइटी का केस जो हुआ था और बुस्ट का जो केस हुआ था, ठीक है। जो गुड्स ऑन अ सेल्फ आर इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट ऑफर, ठीक है। जो गुड्स ऐसे ही एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है, आप उसे देख रहे हैं, ऐड में देख रहे हैं, तो ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है, इसको एक्चुअल में ऑफर नहीं माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कंडीशनल होना चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, या पार्शियल होना चाहिए, वैल्यू। तो हमेशा जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। तो सेक्शन 7 बताता है कि जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मीन्स जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होता है, काउंटर ऑफर होना चाहिए, ठीक है, काउंटर ऑफर होना चाहिए, मीन्स रिजेक्ट ओरिजिनल ऑफर, ठीक, और जैसे ये केस हुआ था। नेक्स्ट देखो, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो विदाउट क्या कंसिडरेशन है, जिसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं हो, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड मानते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 25 में बताया गया कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि विदाउट कंसिडरेशन बन रहा है वो हमेशा से वॉइड माना गया है। कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लव के केस में, अफेक्शन के केस में, या पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज अगर आप कोई दिए हो, या टाइम वेट डेप्ट है, तो इन केस में क्या माना जाएगा कि अगर आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और बदले में कुछ भी नहीं लेते इन सारे कंडीशन में, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको वैलिड माना जाएगा। बट अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हमेशा वॉइड माना जाएगा।
नेक्स्ट, अ वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा वॉइड माना जाता है। अब देखो सेक्शन 30 डिफाइन करता है क्या वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट को, तो एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ वेगर आर वॉइड नॉट सूट फॉर रिकवरी। ठीक है, अब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वेगरी क्या होता है, जो वेगरिंग वाला, उसमें कोई भी पार्टी रिकवरी के लिए सूट नहीं कर सकता। जो वेगर होता है, जैसे मान लो, ठीक, अनसर्टेन इवेंट से, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपका पर्स गिर गया, अब कोई पर्सन आप क्या किया, उस पर्स को उठा लिया, ठीक है, अब उसका ठीक, उसका ये क्या है, अगर ठीक, तो अगर ये क्या है, अगर कोई पार्टी, ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन आपका पर्स उठा लिया, अब उसका मन है, आप उसको, वो आपका पर्स उठा कर आपको फ़ोन करके अगर वो दे रहा तो अच्छी बात है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो क्या कर सके, आपका पर्स ना लौटाए, ठीक है, तो पार्टी मस्ट बी अदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म प्रोमिसेस, ठीक, सॉरी, नॉट सूट फॉर रिकवरी। वेगर जो होता है वो बेट ऑन अनसर्टेन इवेंट, लाइक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये वेगर का नहीं होता है, हैव इंश्योरेंस इंटरेस्ट, इसमें इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है, ठीक। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज डील विद अंदर, ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके सेक्शन के अंडर डील आता है, सेक्शन 37, ठीक। तो यहाँ पे जो होता है बताता है सेक्शन 37 की जो पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो आए परफॉर्म करेंगे, ऑफर करेंगे टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस। तो सेक्शन 37 से लेकर 67 डील करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ये भी सेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द परफॉर्मेंस मिथ्स, ठीक है, तो अगर कोई भी माना जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं परफॉर्मेंस करके, ठीक है, जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस चीज़ को परफॉर्म करके हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोथ पार्टी फुलफिल ऑब्लिगेशन, ठीक है, इसको मान लेंगे कि दोनों पार्टी ने फुलफिल कर लिया अपने ऑब्लिगेशन को, ठीक। अब डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हम कब मानेंगे, जब दोनों पार्टीज वो अपने जो जो डिसाइड किए थे वो दोनों लोगों ने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन मोड में, अदर मोड जैसे म्यूचुअल कॉन्सेंट में, फ्रस्ट्रेशन, ब्रीच, लैप्स ऑफ टाइम, इसको हटा, इसके अलावा उसने परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया, तो हम क्या मानेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर गवर्न बाई, ठीक है, तो जो डैमेज होता है, डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका ब्रीच कर दिया गया, बीच में कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, बीच में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो उसमें जो भी डैमेज होगा, तो वही पूछा है कि ये डैमेज जो होगा वो किस सेक्शन में डिस्कस किया गया, तो सेक्शन 37 में डिस्कस किया गया, ठीक। नेक्स्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज डील विद, अब ये कहता है टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये कहाँ पे डील करता है, तो सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है डिस्कशन हुआ है इनका, ठीक है, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट देखो, अब काउंटर ऑफर, अब काउंटर ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप दूसरे ऑफर या दूसरे ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, आपका ओरिजिनल ऑफर क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, काउंटर ऑफर, ठीक है, तो रिजेक्ट ओरिजिनल ऑफर एंड क्रिएट न्यू वन, ठीक है, आप जो हमारे ओरिजिनल ऑफर है उनको रिजेक्ट करके हम न्यू ऑफर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर, ठीक, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, एन ऑफर कैन बी रिवॉल्व, ठीक है, प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है, कब, एनी टाइम या आफ्टर एक्सेप्टेंस
डैमेज इनएडिक्वेट, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। लिक्विडेटेड डैमेज एक्ट। अब लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है? डैमेज असेस्ड बाय कोर्ट या डैमेज प्रीफिक्स्ड बाय पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक है। ऐसा डैमेज जो कि जो पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज को पहले से ही डिसाइड किया कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का डैमेज हुआ तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, ये चीज़ें हम डैमेजेस को प्री फिक्स करके अगर पार्टी डिसाइड किया तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, ठीक। करेक्ट आंसर हम आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो जाएगा, कब? इट क्रिएट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी वॉइड हो जाएगा जब लॉ द्वारा इसको इन्फोर्सेबल नहीं माना जा सकता, नहीं किया जा रहा है, ठीक। लाइक सब्सिक्वेंट इलीगलिटीज या सुपरवीनिंग इम्पोजिबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन से, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सीजेस है, जो लॉ द्वारा इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता, इसको हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर। अब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मीन्स यहाँ पे द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, तो जहाँ पे दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है, प्रोमिसेस मेक कर रहे हैं, तो उसको हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट देखिए, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ठीक है, विवाह की बाधा का करार है, क्या वैलिड, ऐसा एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन है मैरिज के, तो उसको वैलिड बोलेंगे, वॉइडेबल या वॉइड, तो ऐसा जो मैरिज के रिस्ट्रेन में है तो उसको वॉइड बोलेंगे। सेक्शन 26 डिसाइड करता है कि हर एग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन बाधा डालता है मैरिज में, ठीक है, किसी भी पर्सन के अदर देन माइनर, ठीक है, तो वो वॉइड माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट हो जो ट्रेड में रुकावट डाले, ठीक, व्यापार में रुकावट डाले, तो वो भी वॉइड ही माना जाएगा जनरली, ठीक। तो ये देख लो, ये सब कुछ चीज़ें हैं, बस आपको ऐसे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वांटम मेरिट बेस, ठीक है। क्वांटम मेरिट मतलब होता है एज मच एज ऑन या डिजर्व आप जितना करते हो, ठीक है। तो क्वांटम मेरिट हमारे क्या है, लैटिन वर्ड है जो कि डिफाइन करता है एज मच एज ऑन या डिजर्व। तो कोई भी पेमेंट आपको मिल रहा है, आप कोई वर्क पूरा किया उसके लिए, जब कॉन्ट्रैक्ट नॉट फुल्ली कंप्लीटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मेरिट, ठीक है। मीन्स पेमेंट फॉर वर्क डन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट नॉट फुल्ली कंप्लीटेड। ये अप्लाई कब होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो या जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म कर दिया गया हो, ठीक है, तो उसका जो आप जितना परफॉर्म किए उतना आपको अगर बेनिफिट मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम मेरिट, ठीक। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, ये किसके अंडर, किस सेक्शन के अंडर डील करता है, तो सेक्शन 11 में बताता है कि क्या क्या कैपेसिटी होना चाहिए किसी भी पार्टीज का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट विद अ माइनर इन इंडिया। तो ऐसा एग्रीमेंट जो माइनर के साथ हो रहा है इंडिया में, तो हमेशा वॉइड एमनीसियो, शुरुआत से ही वॉइड एमनीसियो माना जाएगा। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124। तो ये सेक्शन आपको याद करना है, इसमें तो कुछ डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम अ लॉसेस कॉज्ड बाय कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर, ठीक है। तो जो हमारे इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं एक्सेप्ट जो लाइफ इंश्योरेंस, तो ये हमारे सारे जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मानते हैं, जिसमें कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को किसी फाइनेंशियल लॉस या कोई भी लॉस से जो आ रहा है उससे सेव करने से का प्रॉमिस करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसके अंडर डिफाइन किया गया, तो सेक्शन 124 के अंदर डिफाइन किया गया। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया, तो सेक्शन 125, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, जैसे कि टू परफॉर्म अ प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, जैसे कि ए है, बी, ठीक है। अब बी ऐसा पर्सन है जो जिसको कि ए नहीं जानता, अब ए जानते हैं सी को, ठीक, अब ए जानते हैं सी को, अब सी ने आके ए से बोला कि ये पार्टी है, इनको पैसा चाहिए, ठीक है। तो अब ए ने बोला हम तो इनको जानते नहीं है, तो आप गारंटी दीजिए इनके सवेरे पैसा नहीं दी, तो ये गारंटी लेते हैं और इनके गारंटी इनके गुडविल के बेसिस पे सी को पैसा देता है ए, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सेक्शन 126 डील करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द पर्सन हु गिव्स अ गारंटी, तो जैसे सी गारंटी दे रहा है कि हाँ ठीक है उनका गारंटी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम श्योरिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सी जो हो जाएंगे यहाँ पे श्योरिटी हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। श्योरिटी एक पर्सन होते हैं जो गारंटी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता है प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, जो कि हुज डिफॉल्ट इज गारंटेड, ठीक। क्रेडिटर क्या होता है, पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन, ठीक।
जिनको भी गारंटी देते हैं, ये क्रेडिटर हो गए, ये हमारे क्या होंगे, डेटर हो गए, ठीक। तो ये हमारे पार्टीज हैं किसके, गारंटी। नेक्स्ट देखिए, बेलमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। अब बेलमेंट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किसके अंडर डिफाइंड होता है, तो सेक्शन 148 के अंदर डिफाइंड होता है। तो बेलमेंट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी रिटर्न ऑन द डिस्पोज या डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके यहाँ शादी पड़ी, ठीक है, आपके यहाँ आपके घर शादी पड़ रही हो और आप शादी पे रेंट पे बहुत सारी चीज़ें लाते हो, लाइक खाना बनाने के लिए हलवाई का सारा बर्तन, टेंट वेंट सब लाते हैं, तो वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब जब भी वहाँ से आप लेते हो तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हाँ जैसे जिस स्थिति में सामान लेके जा रहे हैं उसका टेक केयर करेंगे, जो भी हमारे सारी चीज़ें होंगी आपका सामान एज इट इज हम वहाँ पर पहुँचाएंगे, ठीक है। जैसे ही पर्टिकुलर इवेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आपका सामान उसी सिचुएशन में आपको वापस कर देंगे, जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 148 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन बेलमेंट पर्सन हु डिलीवर अ गुड्स इज कॉल्ड। ऐसे जो अगर बेलमेंट के केस में जो पर्सन है आपको जो गुड्स डिलीवर कर रहा है उसको बेलर बोलेंगे, और जिसको गुड्स डिलीवर किया जाता है उसको बेलीवर बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। तो प्लेज का जो से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको 172 में डिफाइन किया जाता है। और प्लेज क्या होता है, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो देखो बेलमेंट होता है वो नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, बट लोन के केस में यहाँ पर प्लेज आता है, ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, ताकि जो भी डेट दिए उनके बदले में हम एक सिक्योरिटी रखते हैं कि इनकेस अगर आप पैसा नहीं दिए तो उस एसेट को बेच के हम अपना पैसा वापस नहीं लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अब उसमें बेलर बेली होते हैं, बट यहाँ पे जो होता है पाउनर होते हैं, पाउनी होते हैं, यहाँ पे जो पार्टीज होते हैं। तो पाउनर क्या होते हैं, प्लेजर्स। पाउनर मतलब जो प्लेजर्स होते हैं जो गुड्स देते हैं, पाउनी मतलब प्लेजी जो रिसीव करते हैं एज ए सिक्योरिटी गुड्स को, तो उसको हम पाउनी बोलते हैं, ठीक। अब देखो, इन अ प्लेस पर्सन हु डिलीवर अ गुड्स, अब जो पर्सन डिलीवर करते हैं गुड्स को एज अ प्लेस तो उसको हम पाउनर बोलते हैं, और जिसको डिलीवर करते हैं उसको हम पाउनी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक। ये सेक्शन 126 में डिफाइन किया गया है, ठीक। अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज अ राइट टू, जैसे कि कोई भी गुड्स रास्ते में क्या हो गया, गिर गया। अब कोई फाइंडर है आपके गुड्स को क्या कर रहा है, कोई भी सामान आपके सामान को पा गया, तो उसके पास क्या क्या राइट हो सकता है, वो अपने पास रख सकता है एज ओनर, या सेल कर सकता है इमीडिएटली, या रिकवर कर सकता है एक्सपेंसेस फॉर फाइंडिंग या डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो उनके पास ये राइट होता है कि जो भी गुड्स मीन्स जो भी उसको आपको फाइन करने का जो भी एक्सपेंसेस हुआ वो उस गुड से वो एक्सपेंसेस आपसे मांगने का राइट होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कवर्स। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन को कवर करता है। तो ऐसी गारंटी जो एक्सटेंड करता है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन को उसको कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कहते हैं, और ये रिवोक करके आ सकता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन से नोटिस देके, ठीक। अब राइट ऑफ सब्रोगेशन इज अवेलेबल फॉर, जो राइट ऑफ हमारे जो सब्रोगेशन होते हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल डेटर के लिए होते हैं, क्रेडिटर्स के लिए या सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जब सिक्योरिटी अपनी डेट को पे कर देता है तो उसके पास ये राइट होता है कि जो क्रेडिटर्स के अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, उनका राइट होता है कि वो कोई भी कदम उठा सकते हैं अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट, बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेचुएट बेलमेंट। दो टाइप्स के हमारे बेलमेंट होते हैं, एक ग्रेचुएट होते हैं, एक नॉन ग्रेचुएटिव, जो नॉन ग्रेचुएटर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा बेलमेंट जिसमें रिवॉर्ड कोई भी पैसे के बदले में नहीं होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेचुएट बेलमेंट। और दूसरा अगर मॉनेटरी बेनिफिट मनी के अगेंस्ट है तो उसको नॉन ग्रेचुएटर्स बोलेंगे। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी अकर्स में, ठीक है। अब डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी कब अकर्स होता है, जब वेरिएंस इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विदाउट कंसेंट, ठीक है, या सिक्योरिटी पे द डेट। तो ये दो हमारे आते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा देखो, सिक्योरिटी डिस्चार्ज करेगा। जो सिक्योरिटी का डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट से वो बहुत सारे वे हो सकता है, ये या तो रिवोकेशन के, या तो कोई डेट हो जाए हमारे पार्टीज का, या कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर रहे हो, या वेरिएंस आ जाए कॉन्ट्रैक्ट में, या प्रिंसिपल डेटर आपको कर दिया, रिलीज कर दिया उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से, या पेमेंट आप डेट का पेमेंट कर दिया, तो ये सारे हमारे डिस्चार्ज होते हैं सिक्योरिटी का, ठीक है। नेक्स्ट, इन बेलमेंट हु हैज ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। अगर बेलमेंट का केस है
बेलर, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है तो वो लायबिलिटी जो होता है श्योरिटी का, जो जो गारंटी देता है उनका क्या होता है, सेकेंडरी होता है या को एक्सटेंसिव होता है। जब जब वो अब पैसा नहीं देगा लेटर, ठीक है, तब आते हैं इनका रोल, ठीक, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन प्लेस द प्लेजर हैज अ राइट टू, इनका जो हमारे प्लेस होते हैं, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्लेजर का पास क्या राइट होता है, अगर अगर वो क्या कर सकता है कि जो प्लेजी है उनका लोन वापस नहीं किया तो उस पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी है जो रखा हुआ है उनको सेल करके अपना पैसा ले सके वापस, तो रिडीम गुड्स ऑन पेमेंट, ठीक, पेमेंट अगर दे दिया जाता है तो उनके गुड्स को वापस कर देना, ठीक है। तो प्लेजर हैज अ राइट टू रिडीम प्लेज गुड्स एट एनी टाइम बिफोर सेल बाय प्लेजिंग, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ डेट प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस प्लस प्लेज गुड्स मस्ट बी रिटर्न, ठीक। देखो, अब प्लेज कैन बी मेड बाय, अब प्लेज किसके द्वारा गिरवी की जा सकती है, किसके द्वारा, ओनर द्वारा या ओनर और पर्सन विद अथॉरिटी, ठीक है, या कोई ओनर हो या कोई पर्सन हो जिसके पास अथॉरिटी हो कि उस गुड्स को प्लेस कर सकता, ठीक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिमिनिटी होल्डर हैव अ राइट टू रिकवर, जो इंडिमिनिटी होल्डर होता है, ठीक है, उनका क्या राइट है, तो या तो वो डैमेज वॉज कंपेयर टू पे, ठीक है, ऐसा डैमेज जो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया हो तो वो उनका राइट है कि वो ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सूट, कोई भी कॉस्ट लगा हो, या सम्स पेड इन कॉम्प्रोमाइज, कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो हम किए हैं उसमें जो भी हमने सम ऑफ मनी हमने पेमेंट किया उसका भी, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। डैमेज, कॉस्ट पेड डिफेंसिव सूट या सम्स पेड इन कॉम्प्रोमाइज या ऑल थ्री कैटेगरीज, ठीक। स्पेसिफिक गारंटी क्या होता है, स्पेसिफिक गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी जो सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए बना हो, फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन होगी, तो स्पेसिफिक गारंटी अगर हम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए दे रहे हैं तो उसको हम सिंगल स्पेसिफिक गारंटी बोलेंगे। तो गारंटी गिवन फॉर अ सिंगल या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, जो कि गारंटी दिया जाता है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक, तो ये दोनों में हमारा दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्लेजी हैज अ राइट टू, अब प्लेजी के पास क्या राइट होता है, प्लेजी जो क्या करता है, लोन लेता है, ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ गुड्स या रीजनेबल चार्जेस या सेल ऑफ गुड्स ऑन अ डिफॉल्ट या ऑल ऑफ देगा, ठीक। तो प्लेजी हैज राइट टू रिटेंशन या रिकवर ऑफ एक्सपेंसेस या सेल ऑन डिफॉल्ट आफ्टर नोटिस, ठीक है, प्लेजी वो होता है जो लोन देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एन एजेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, एजेंट को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया, तो अंडर 182, ठीक है। तो एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो इम्प्लॉय किया गया हो कोई भी एक्ट करने के लिए ऑन द फॉर द अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, ठीक है। तो देखो, एक हो गया प्रिंसिपल, दूसरा हो गया एजेंट, ठीक है। तो एक ए पार्टी हो गया, एक बी पार्टी हो गया, ठीक है। अगर प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है तो इनके बिहाफ पे जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एजेंट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एजेंट, तो वही एजेंट को सेक्शन 182 में डिफाइन किया गया। नेक्स्ट, अपॉइंट हु कैन अपॉइंट द एजेंट, तो अपॉइंट को कौन एजेंट, जो एजेंट है उनको कौन अपॉइंट कर सकता है, तो कोई भी पर्सन जो साउंड माइंड का है या 18 साल के ऊपर है, ठीक, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हु में भी एजेंट, कौन एजेंट बन सकता है, तो ओनली मेजर्स या ओनली ट्रेडर्स या कोई भी पर्सन, एनी पर्सन बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई भी पर्सन जो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में है, ठीक है, जो अनसाउंड माइंड ना हो या माइनर ना हो, ठीक, ठीक है। यहाँ पे देखो, एनी पर्सन में भी है एन एजेंट, वो क्या है, माइनर भी हो या अनसाउंड माइंड भी हो, वो बिटवीन ऑफ प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के, ठीक है। बट जो माइनर एजेंट होते हैं वो पर्सनली लाइबल नहीं होते प्रिंसिपल के, ठीक है। तो माइनर जो होते हैं वो एजेंट बन सकते हैं, बट अगर इनकेस कोई डिफॉल्ट हो या कुछ भी तो माइनर उस जगह पे लाइबल नहीं होगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कोई भी पर्सन बन सकता है अगर वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, ठीक है, तो ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि अभिकरण निर्मित करने हेतु प्रतिफल आवश्यक है, तो नो नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो बोला सेक्शन 185 बताता है कि यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन का नेसेसरी नहीं है कि हम एजेंसी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है जनरल रूल के, कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर कंसिडरेशन एजेंसी कैन बी क्रिएट विदाउट पेमेंट, ठीक है। तो एजेंसी हम विदाउट पेमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक। अब एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन मीन्स क्या होता है, कोई भी एजेंसी जो बाय रेक्टिफिकेशन हम दे रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस ऑफ अनऑथराइज एक्ट लेटर, ठीक। तो सेक्शन 196 बताता है कि कोई भी एजेंसी जो बाय रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो ये कैसे होता है,
व्हेन वन एक्ट विदाउट अथॉरिटी, कोई भी ऐसा पर्सन है जो विदाउट अथॉरिटी एक्ट कर रहा है, जिसके पास पावर भी नहीं है वो चीज़ करने का, पर्टिकुलर चीज़ करने का, फिर भी वो एक्ट कर रहा है। एंड अनदर, जो कि अनदर है, जो कि क्लेम प्रिंसिपल है, वो रेक्टिफाई करता है, अप्रूव करता है पर्टिकुलर एक्ट को, लेटर उसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, अ डेल क्रेडर एजेंट। तो डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है, गारंटी करता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर। तो ये याद रख लेना है कि डेल क्रेडर एजेंट का एक होता है कि ऐसा एजेंट हु फॉर एक्स्ट्रा कमीशन, ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है या गारंटी करता है कि दैट बायर विल पे, ये गारंटी देता है कि जो पर्टिकुलर बायर होगा उसको पेमेंट मिलेगा अगर पर्टिकुलर परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाता है तो। ठीक है, ये दोनों के बेसिस पे एक्ट करता है। ऐसा एजेंट भी एक्ट करते हैं, ऐसे श्योरिटी भी एक्ट करते हैं, और ये कॉमन होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो, अ जनरल एजेंट हैज अथॉरिटी। तो जनरली जो एजेंट होता है उनके पास क्या पावर होता है, सिंगल ट्रांजेक्शन का या गवर्नमेंट वर्क का, या ऑल मैटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कैन बी अकर्ड बाय। ठीक है, तो जो एजेंसी होता है वो कब टर्मिनेट हो सकता है, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, या रिमुनरेशन बाय एजेंट, रिन्यूसिएशन बाय एजेंट, या डेथ ऑफ आइदर पार्टी, या प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी का डेथ हो जाए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, तो एजेंसी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होती है वो कब टर्मिनेट हो जाएगी, जब प्रिंसिपल द्वारा इसको, जैसे कि मालिक द्वारा अधिग्रहण कर दिया जाए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की जो ओनर द्वारा हटा दिया जाए, या एजेंट द्वारा त्याग दिया जाए। ठीक है, एजेंट ही बोल दिया कि हम ये पर्टिकुलर वर्क नहीं करेंगे, या कोई भी बिजनेस हो जिस पर्पज के लिए एजेंसी बना हो, कॉन्ट्रैक्ट में आया हो, वो खत्म हो गया हो। ठीक है, ठीक है, या कोई डेथ, या जो एजेंट हो या ओनर हो, उन दोनों में से किसी का डेथ हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए प्रिंसिपल। तो इस सारे केस में जो एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है, या फिर ऑल ऑफ देम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सब एजेंट इज अपॉइंट बाई। अब देखो, प्रिंसिपल हो गए, एक हमारे एजेंट हो गए, अब आते हैं सब एजेंट, दो एक्स्ट्रा एजेंट अपॉइंट होते हैं। ठीक, तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं, प्रिंसिपल द्वारा या एजेंट द्वारा। तो सब एजेंट हमेशा एजेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये हमेशा इनके अंडर में काम करेंगे। ठीक, देखो, सब एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो इम्प्लॉयड किया जाता है और एक्ट करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट, जो ओरिजिनल एजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था, 1930 में आया था। इसका डेट भी याद रखना है आपको। ठीक है, 4 जुलाई 1930 में आया था, तो ये याद रखिएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछता है, 100%। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज डिफाइंड। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल्स ऑफ गुड्स को, उसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स है। ठीक, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं वहाँ पे सेलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है या एग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है, इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। नेक्स्ट देखिए, इन अ सेल ऑफ गुड्स द कंसिडरेशन मस्ट पे। अगर इन अ सेल ऑफ गुड्स, अगर गुड्स का सेल होता है तो कंसिडरेशन किसको माना जाता है, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए या मनी होती है। तो यहाँ पे हमेशा सेल ऑफ गुड्स के केस में हमेशा जो कंसिडरेशन होता है वो मनी के फॉर्म में ही होता है। नेक्स्ट, अ कंडीशन इज, ठीक है, कोई भी कंडीशन को क्या माना जाता है, एसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो कंडीशन एक क्या होता है, स्टिपुलेशन होता है जो एसेंशियल्स होता है मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो मेन पर्पज होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो शर्त जो होता है संविदा के मुख्य उद्देश्य हेतु आवश्यक प्रावधान होता है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट, अब वारंटी। अब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वारंटी, तो वारंटी क्या है, एसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कोलेटरल। हमारे जो वारंटी होते हैं हमेशा कोलेटरल होते हैं, मेन पर्पज, जो मेन पर्पज होता है कॉन्ट्रैक्ट का उसका जो कोलेटरल होता है। तो वारंटी हमेशा क्या होता है, कोलेटरल, जो मेन पर्पज होता है उसका बायलेटरल या कोलेटरल होते हैं। ठीक है, ब्रीच गिव्स राइट टू क्लेम अ डैमेज होगी। ठीक है, अगर ये वारंटी का हम कोई भी ब्रीच करते हैं तो ये सिर्फ राइट आपको देता है कि आप सिर्फ ब्रीच की वजह से जो भी डैमेज हो रहा है उसका आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर आपका वारंटी ब्रीच हो रहा है तो इसमें आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ख़त्म कर सकते। नेक्स्ट, केविट। केविट इम्पिटल मीन्स क्या होता है, केविट इम्पिटल मीन्स लेट द बायर बी अवेयर। तो ये टर्म है, ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड से आया है। इसका मतलब ये होता है कि बायर अज्यूम करेगा रिस्क अगर कोई भी डिफेक्ट हो रहा है गुड्स में। ठीक है, तो लेट द बायर बी अवेयर। नेक्स्ट, गुड्स
यूजिंग गुड्स, जो गुड्स पोजेसन सेलर्स के पोजेसन में फिजिकल फॉर्म में है और ओनरशिप दे दिया गया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए फ्यूचर गुड्स क्या होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक, एंड ऑप्शन सेल्स, द सेल्स इज कंप्लीट ऑन, अगर ऑप्शन सेल्स है तो यहाँ पे सेल्स कब कंप्लीट होगा, ठीक है, जब कॉल ऑफ हैमर और अदर कस्टमरी मोड। ठीक है, तो देखो सेल, जब सेल ऑफ ऑप्शन होगा तो ये तब कंप्लीट होगा जब ऑप्शनर जो होगा अनाउंस करेगा कंप्लीशन या कॉल ऑफ हैमर इन अदर कस्टमरी मैनर। अब बिड कैन बी क्रैश बिफोर कॉल ऑफ हैमर। ठीक है, तो नीलामी के विक्रय पूर्व जब तक नीलामी करता हथौड़ा गिराकर या अन्य प्रकार की रीति से इसे पूर्ण होने की घोषणा न करे। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है 3 बार बोला जाता है कि इसकी नीलामी हो चुकी है, तो उसको दोबारा से किया जाता है, तो यही है, इसको याद रखना है, करेक्ट आंसर भी होता है। नेक्स्ट, एन अनपेड सेलर हैज अ राइट, जो अनपेड सेलर है, ऐसा सेलर जिसको पेमेंट नहीं मिला, उसके पास क्या क्या राइट होगा, नील द गुड्स, रिसेल या स्टॉप इन ट्रांजिट, तो सारे राइट होते हैं। नेमो दैट क्योर नॉन हैबिट, ठीक है, तो ये भी हमारा कोई वर्ड है जिसको कि जिसका भी मतलब होता है नो वन कैन गिव व्हाट इट डज नॉट हैव। ठीक है, तो किसी पर्सन पर जो नहीं है वो कोई उसको नहीं दे सकता, तो इसका ये फॉर्म है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो इसको सेक्शन 27 में बोला गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो यहाँ पर बोला सेलर मस्ट हैव अ टाइटल, सेलर के पास टाइटल होना चाहिए। इन पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, स्टॉकर, मर्केंटाइल एजेंट या जॉइंट ओनर या वर्डेबल टाइटल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये वर्ड का आपको मीनिंग याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स आर गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, जो कि आइडेंटिफाइड होता है, जो कि बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में जो गुड्स का नाम दिया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 डिफाइन करता है स्पेसिफिक गुड्स को। यहाँ बोला जाता है कि गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिस गुड्स के बारे में डिस्कशन होता है, जो गुड्स आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक गुड्स। एग्जाम्पल, दिस कार, दिस हॉर्स। ठीक है, एक्स पेंटिंग, जैसे जिस कॉन्ट्रैक्ट के समय जिस गुड्स की बात किया जाता है उसको हम स्पेसिफाइड गुड्स बोलेंगे। रिस्क इन अ गुड्स परचेज टू बायर। ठीक है, ऐसा कौन सा रिस्क इन अ गुड्स परचेसिंग बायर, माल की जोखिम क्रेता पर आता है कब, विद प्रॉपर्टी या ओनरशिप, जब अगर प्रॉपर्टी और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा तब बायर पे आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बायर राइट्स अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सेलर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ओनरशिप ट्रांसफर करने से पहले तोड़ दिया, तो उसमें बायर का क्या क्या राइट होता है, ये पूछा गया है। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्विच फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी या ऑल ऑफ देम, तो सारे ही राइट होते हैं। ठीक, देखो एक होता है एक्सप्रेस कंडीशन, दूसरा होता है एम्प्लॉयड कंसिडरेशन। आज टाइटल मीन्स क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर हैज अ राइट टू सेल, तो इसका मतलब हो जाएगा सेलर के पास राइट होता है कि सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्लॉयड कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि सेलर का ये राइट बताता है कि पर्टिकुलर गुड सेल कर सकता है। अगर सेलर हैज नो टाइटल, बायर कैन रिपुडिएट अ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर ऑल फुल प्राइसेस इवन आफ्टर यूजिंग गुड्स। ठीक, तो यहाँ पे बोला कि निहित शर्त के विक्रेता को माल बेचने का अधिकार है। यदि विक्रेता का अधिकार नहीं तो क्रेता जो होता है वो संविदा रद्द कर पूरा मूल्य वसूल कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, सेल बाय सैंपल रिक्वायर। अब कोई भी सेल सैंपल के द्वारा हो रहा है तो उसमें क्या रिक्वायर होगा, ठीक है, बल्क टू कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल या बायर हैज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर या गुड्स फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होने चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक, राइट ऑफ स्टॉपेज इन अ ट्रांजिट इज एक्सरसाइज विद। ठीक है, तो एक जो राइट होता है कि जिसमें आप गुड्स ट्रांजिट नहीं रोक सकते, तो ये कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, जब बायर इंसॉल्वेंट हो और गुड्स ट्रांजिट में है, अभी बायर के पास पहुंचा नहीं है, बीच में ही, तब आप ये राइट क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कम इनटू एक्जिस्टेंस। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कब आया था, 1881 में आया था। इनका डेट भी आपको याद रखना है, 1 मार्च 1882। जितने भी सारे एक्ट हैं उनके एनफोर्समेंट के ईयर और डेट, ये हमेशा 100% क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपसे 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, तो जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आप उसको कर लेंगे तो आपको खुद लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, और यहीं से आपको 100% आपको यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसमें कि प्रोमिसरी नोट होता है। ठीक, एक हमारा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक, एक हमारा क्या होता है, चेक। ठीक है, तो देखो प्रोमिसरी नोट, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सारे ही आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। नेक्स्ट,
प्रॉमिसरी नोट किस में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 4 में, और ये पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके अंदर में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 5 में, और चेक को सेक्शन 6 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा सेक्शन पूछता है, ठीक। तो देखो चेक को सेक्शन 6, तो ये 4, 5, 6 सेक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द पर्सन हु मेक्स द बिल, ऐसे पर्सन जो बिल को ड्रॉ करते हैं, मेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉवर, ठीक। ड्रॉवर एक पर्सन होता है, वो ड्रॉ करता है, मेक करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, और ड्रॉवी जो होती है वो पर्सन होती है जो ऑन जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है, और पे वो पर्सन होते हैं जिसको कि मनी पे किया जाता है, ठीक है। तो 3 पर्सन होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक होता है हमारा ड्रॉवर जो बिल को ड्रॉ करता है, एक होता है हमारा ड्रॉवी जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है, तीसरा होता है पे जिसको कि पेमेंट मिलता है, ठीक। 3 पार्टीज होते हैं हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स में, तो ये आपका चेक है, इसमें क्या होता है कि राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपका 2 ऐसे क्रॉस किया होता है, इसमें 2 पैरेलल लाइन अगर आप इस साइड पे चेक हो तो इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक, ठीक है। ड्राइंग ऑफ 2 पैरेलल लाइन और विद और विदाउट वर्ड्स ऑन द फेस ऑफ चेक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक, ठीक है। तो इनका ये मतलब होता है अमाउंट कैन बी ओनली क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट नॉट पेड इन कैश। इसका अगर लाइन में खींच दिया जाए तो ये बोला जाएगा कि आपको काउंटर पे कैश आप चेक दे के आप कैश नहीं ले सकते, यहाँ पे आपके अकाउंट में ही बैलेंस जाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, पर्सन हु ऑब्टेन अ इंस्ट्रूमेंट फॉर अ वैल्यू बिफोर मैच्योरिटी इन ट्रेड, इनको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो कि कंसिडरेशन के बदले या बिकम पोजेशनर बिफोर मेच्योरिटी, किसी गुड्स के जो मेच्योरिटी से पहले किसी गुड्स का पोजेशन ले लेता है गुड फेथ में विदाउट एनी नोटिस या डिफेक्ट, उसको हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट देखिए, इंडोर्समेंट में, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ ट्रांसफर। तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट है या चेक है उसके पास पीछे आप साइन कर दोगे, जैसे एक साइन होगा तो एक बार इंडोर्स कर सकते हो, 2 साइन होगा तो 2 बार इस चेक इंडोर्स होगा, तो ऐसे होता है इंडोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 138 जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ये किससे डील करता है, तो डिसऑनर ऑफ अ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। अगर डिसऑनर का चेक, क्यों, रीजन क्या है, आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, डिसऑनर ऑफ अ चेक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब देखो अगर डिसऑनर हो रहा है चेक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका पनिशमेंट है कि आपको 2 साल तक क्या होगा, सजा, जेल हो सकता है और फाइन मिल सकता है। जो फाइन कितना हो सकता है, ट्वाइस अमाउंट ऑफ द चेक, जितना अमाउंट जितने अमाउंट का चेक है उसका दुगना आपका फाइन भी लग सकता है। अ चेक ड्रॉन ऑन अ हॉलीडे और पोस्ट डेटेड इज वैलिड, ठीक है। अगर कोई भी चेक हॉलीडे छुट्टी वाले दिन या आगे तारीख का चेक है तो वो वैलिड है। देखो पोस्ट डेटेड चेक इज वैलिड, बैंक पेज ओनली ऑन आफ्टर डेट रिटन ऑन द चेक, चेक ड्रॉन ऑन हॉलीडे इज ऑल्सो वैलिड, बैंक प्रोसेस ऑन अ नेक्स्ट वर्किंग डेज, ठीक है, ये हमारा होता है, ये भी वैलिड है। मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच चेक कैन बी ड्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे बोला मैक्सिमम अमाउंट जिसके मैक्सिमम कितना अमाउंट होना चाहिए जिसका चेक ड्रॉ कर सकते हैं, तो नो, इसका कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। बट अगर आपका 50,000 से ऊपर है चेक पे, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर पीएमएल रूल्स के अंदर आपका चेक का वेरिफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, बियरर चेक इज वन विच इज पेबल टू, तो बियरर चेक ऐसा चेक होता है वो उसको वो उसका अमाउंट उसको पेमेंट होगा जो उस चेक को बियर करता है या लेके रखा हो, ठीक है, तो जो उस चेक को होल्ड करता है या बियर करता है उसी को पेमेंट मिलेगा। स्पेशल क्रॉसिंग ऑन चेक मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग विथ बैंक नेम, ठीक है, जो कि क्रॉस किया हो बस बैंक के नेम के साथ, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे क्रॉस करके बैंक का नाम लिख दिया जाता है उसको हम कहते हैं स्पेशल चेक। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये कब आया था, तो ये आया था हमारा 20 जुलाई 2020 में आया था, याद रखना है। अंडर CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर इंक्लूड, तो कंज्यूमर में क्या क्या आते हैं, बायर फॉर रीसेल, ऑनलाइन बायर या बायर फॉर पर्सनल